हेलो एवरीबॉडी। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री। तो क्लास 6 के सारे चैप्टर हमने पढ़ लिए और अब हमने स्टार्ट किया है क्लास 7। तो क्लास 7 के भी 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और ये हमारा है चौथा चैप्टर। तो चौथा चैप्टर है तो फीचर में हर वीडियो में आपको बताया हूँ कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के कैंडिडेट के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया जा रहा है और आपको जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पर आपको रुक करके बताया जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी इस जगह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये भी मैं आपको नोट करवाता हूँ। और जो स्टैंडर्ड 6 या फिर 7 के जो बच्चे हैं उनके लिए तो है ही। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो सारे लोग पार्टिसिपेट करो और सारी सीरीज़ को कंप्लीट देखो। मैंने आपको कहा कि मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, इकोनॉमी भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, 6 से 12 तक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो हमारे साथ बने रहो। अभी हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे तो फिर दूसरा विषय चालू करेंगे और बहुत कम टाइम में हम पढ़ाएंगे आपको। चूँकि हमने कहा कि एक सप्ताह में हमने पूरे 6 क्लास के सारे किताब पढ़ लिए, तो अब 7 का हम एक सप्ताह से भी कम टाइम में पढ़ लेंगे। तो ठीक है, ये हमारा चौथा लेसन है और इस लेसन में हम पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, काफ़ी ध्यान से आपको पढ़ना है मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और काफ़ी जनरल कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। मतलब हमारे जैसे देश में, हमारा देश इतना बड़ा देश है और हमारे देश में इतनी संस्कृतियाँ जो है पनप गई, कैसे पनपी, इतिहास से हम पढ़ते चले आ रहे हैं और इतनी डाइवर्सिटी है, इतना कठिन है यहाँ पर शासन करना। कोई मामूली बात नहीं है यहाँ पर शासन करना। तो अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुग़लों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और इतना कुछ होने के बावजूद मुग़लों ने जिस तरह की व्यवस्था यहाँ बनाई, एक साम्राज्य की स्थापना की और 500-600 साल तक हुकूमत किया। तो ये काफ़ी मतलब एक बहुत बड़ी बात है और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जाना पड़ता था। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। तो इसकी शुरुआत मुग़ल की कहाँ से हुई? दिल्ली और आगरा से। और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर, यानी कि भारत महाद्वीप जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, एक बहुत दूर तक अपना पावर को स्थापित किया। इन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। मतलब इतना ज़बरदस्त अपने राज्य की स्थापना की और जो आइडियोलॉजी दिलो दिमाग में लोगों के जो घर कर गई थी, इनके पतन के बावजूद भी यह बनी रही। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुग़ल शासक के निवास स्थल जो दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। आज जितने भी हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो मुग़ल के आवास स्थल है, वो जहाँ पर वो रहते थे, और दिल्ली का लाल किला, ठीक है, वहीं से पूरे देश को संबोधित करते हैं। तो इससे एक मुग़ल साम्राज्य के भव्यता का, उनके शक्ति का आप अनुमान लगा सकते हो। तो लाल किला, मुग़ल कौन थे? चले सवाल है। लाल किला चित्र में देखो, अब मुग़ल कौन थे अभी हम पढ़ेंगे। मुग़ल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। मुग़ल ये काफ़ी मिस्ट्री नाम है। देखो ये 2 वंशों से ये बना है, ये 2 वंशज के नाम से जोड़ करके मुग़ल बना है। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज़ खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। माता यानी कि चंगेज़ खान की नस्ल से थी। मुग़ल जो वंश मिस्ट्री जो बना है ये चंगेज़ खान के ख़ानदान से इनकी माता थी और जो चंगेज़ खान जो उत्तराधिकारी था एक बहुत बड़े पार्ट्स पर, और पिता की ओर से ईरान, इराक और वर्तमान के तुर्की शासन के तैमूर जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी उसके वंशज थे। तो ये दोनों के वंशज के यहाँ से हमें जड़ मिलता है जिसको, परंतु मुग़ल अपने को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। तो मुग़ल को ये मान था कि वो ना मुग़ल कहलाना चाहते थे और ना मंगोल कहलाना पसंद करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों से नरसंहार से संबंधित थी। क्योंकि चंगेज़ खान चूँकि एक बहुत क्रूर व इंसान था, करोड़ों लोगों को इन्होंने नरसंहार किया, तो इससे वो अपना मंगोल से संबोधित नहीं करना चाहते थे। यही स्मृतियाँ मुग़लों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे और इधर तैमूर के वंशज होने पर मुग़ल गर्व का अनुभूति करते थे। इस वजह से मुग़ल कहा जाने लगा। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो यहाँ से हमने समझ गया कि मुग़ल कहाँ से आया, एक चंगेज़ खान माँ की तरफ से और तैमूर लंग यहाँ से पिता के वंशज से, दोनों मिल करके बाबर का जो कह ले कि जो समझ रहे बात। हाँ, तो क्या ये चित्र दिखाता है कि मुग़ल राजतंत्र का दावा जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में करते थे।
तो क्या ये जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में शासन को अपने को उत्तराधिकार समझते थे क्या? तो चित्र देखो, तैमूर और उसके उत्तराधिकारी मुग़ल सम्राटों का एक लघु चित्र 1702 से लेकर 12 तक। मध्य में तैमूर, इसकी दाहिनी और उसका पुत्र देखिए मीरन शाह, जो प्रथम मुग़ल सम्राट बाबर का लड़क दादा था। मीरन शाह बाबर का लकड़ दादा, ठीक है, लकड़ दादा क्या है। और उसके बाद अबू सैद, बाबर के दादा, यानी कि दादा के दादा, ठीक है। तैमूर के बाईं और सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, बाबर के परदादा, और उमर शेख, बाबर के पिता। तैमूर की दाहिनी और तीसरे, चौथे और पाँचवें व्यक्ति मुग़ल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहाँ, और उसकी दाईं और उसी क्रम से हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। मतलब अपनी नस्ल को जहाँ से उनके पूर्वज है, जो उनका पूरा यहाँ पर एक खाका है, तस्वीर में आप देख लो। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया और प्रत्येक मुग़ल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। मतलब तैमूर के साथ ये अपने आप को जोड़ना प्रतिष्ठा का पात्र समझते थे, ठीक है। और इन्हीं के ख़ानदान से तैमूर पिता से और मुग़ल माता चंगेज़ खान से, यहाँ से वंशज से जो है मुग़ल बाबर जो है उसी से संबंध रखते थे। प्रथम मुग़ल शासक बाबर 1526 से 1530 तक, जब 1494 में फरगाना राज का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। सोच सकते हो 12 वर्ष की उम्र में तो पेंट पहनना नहीं आता हमारे लड़कों को। लेकिन 1526 से 1530 तक जो शासन करने वाला शासक बाबर 1494 में ही फरगाना, जो कि अफ़गानिस्तान में है, काबुल में, यहाँ उत्तराधिकार प्राप्त किया सिर्फ 12 साल की उम्र में। मंगोल की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसे 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा में अपने कब्जे में कर लिया। तो ऐसे अब शुरुआत होती है मुग़ल साम्राज्य कि इब्राहिम लोदी को हरा कर दिल्ली पर कब्जा किया और फिर अपना साम्राज्य आगे बढ़ाया। पहले ये फरगाना का उत्तराधिकार था, फिर काबुल का, और फिर उसके बाद दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा कर वहाँ पर कब्जा किया। तालिका 1 मुग़लों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम को कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? मतलब क्या इसके अंदर क्या पुनरावृत्त है, इसके रीजन्स क्या है? उदाहरण के लिए आप ये गौर करेंगे कि अफ़गान मुग़ल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे, ठीक है। अफ़गान अभी जो है मुग़ल बाबर ने स्थापना की थी, तो अफ़गान, तो जाहिर सी बात है अफ़गानों को तो लालच आता ही होगा कि कैसे बाबर जो है इसे कर लिया, तो हम भी बाबर को हरा सकते हैं और फिर सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं। तो अध्याय 7 सिखों, अध्याय 8 और 10 मेवाड़ और मारवाड़, अध्याय 9 के संबंधों पर भी गौर करो। सफ़ाविद ईरान से अकबर हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर है? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिकरण से दक्कन में युद्ध अंत हो गया? दक्कन मतलब साउथ, ठीक है। युद्ध में प्रयोग होने वाली बारूद की तकनीक भारत के 14वीं शताब्दी में लाई गई और आग्नेयास्त्रों मतलब बारूद, यानी कि बारूद, समझ रहे हो बात, बम, इसका उपयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा, दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ। आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप गोलाबारी का पहला बार, देखो अब सवाल ऐसे बनते हैं कि बाबर की लड़ाई जो जीती, बाबर ने जो इब्राहिम लोदी को हराया, इसका रीज़न क्या थे, कैसे हरा दिया? बाबर के पास आखिर क्या था? बाबर के पास ना सेना भी मजबूत थी, ना बाबर के पास उतनी कैपेसिटी थी, सेना की उतनी तादाद नहीं थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास ज़्यादा था, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो गया? तो इसमें आपको सोचना है। देखो ऐसे सवाल बनता है मेंस में। मुग़ल सम्राट प्रमुख अभियान और घटनाएं। बाबर 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया। इसने 3 लड़ाइयाँ लड़ी है। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया, 1527 में खानवा के राणा संगा को, जो राजपूत राजाओं के समर्थकों को हराया, 1578 में चंदेरी के राजपूतों को हराया और अपने मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण स्थापित किया। तो हुमायूं, यहाँ पर कोई ढोलक पीट रहा है, खैर हम लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है। हुमायूं 1530 से लेकर के 1540 तक शासन किया। फिर 1540 के बाद शेर शाह सूरी ने इनको राजगद्दी से, मतलब दिल्ली के गद्दी से हटा दिया और फिर 1540 से लेकर के 1555 तक शेर शाह सूरी का साम्राज्य रहा। और फिर 1555 में हुमायूं ने फिर से शेर शाह को हरा दिया और 1556 तक शासन किया। तो हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफ़गान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। कन्नौज मतलब यूपी, उत्तर प्रदेश। इन पराजयों ने ईरान की ओर भागने का बाध्य किया। मतलब देखो जो प्राचीन नाम है उससे जो है पीटी में सवाल बन सकता है, पूछा जा सकता है कि अभी क्या नाम है, ठीक है। तो याद रखना यह नाम को। ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली और 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। उसने अगले वर्ष तक इमारत में एक दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई। तो ये हुमायूं की बात है
कि जब शेरशाह सूरी ने जब कब्जा कर लिया 1540 में, 1555 तक हुकूमत की, फिर 1555 में जो है से हुमायूं ने फिर से वापस लिया, किसकी मदद से? ईरान के सफ़ाविद की मदद से दिल्ली सल्तनत पर, यानी कि दिल्ली सल्तनत नहीं, दिल्ली पर हुकूमत किया, ठीक है। और फिर शेरशाह सूरी को हारना पड़ा। फिर अकबर आ गया 1556 में, 1605 तक 13 वर्ष की अल्पायु में ही अकबर सम्राट बना। देख सकते हो, बाबर 12 साल की उम्र में अपने कबीले का सरदार बन गया था। और यहाँ हम देख रहे हैं कि सम्राट 13 वर्ष में ही अकबर जो है सम्राट बन गया था। सोच सकते हो, कल्पना नहीं कर सकते कि इतना कम उम्र में अभी कोई जो है इतना बड़ा बोझ, इतनी बड़ी जिम्मेवारी उठा सकता है। हमारे लड़के तो एग्ज़ाम में फेल हो जाते तो जाके सुसाइड कर लेते हैं। सबक लेनी चाहिए, ऐसे इतिहास से हमें पढ़नी चाहिए, सबक लेनी चाहिए कि कितने कम उम्र में लोग कितने बड़े बड़े कमाल कर दिया करते थे, कितनी ऊंचाइयों को, बुलंदियों को पहुंच जाते थे। सोच सकते हो, 12 वर्ष की उम्र में बाबर की हम बात कर रहे थे, वो सरदार अपना बन गया अपने कबीले का। 13 वर्ष की उम्र में अकबर जो है सम्राट बन गया, और हमारे लड़के सुसाइड कर लेते हैं एग्ज़ाम में फेल हो। क्यों भैया? एग्ज़ाम में फेल हो गए इसीलिए। सोचो, 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों को स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अन्य सौतेले भाई मिर्जा, हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सेना अभियान चलाए और 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में कब्जा कर लिया। देख सकते हो, अभी लड़ाइयाँ भी लड़ रहा है, युद्ध भी कर रहा है। 1556 में संभाला 13 साल की उम्र में, और 1568 से जो है फिर क्या हुआ, अपने जो खिलाफ जो बगावतें हो रही थी, अपने भाइयों के विद्रोह जो कर रहे थे उनके खिलाफ भी अभियान चलाया। सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ 1569 में रंधौर पर कब्जा कर लिया, 1568 में सिसोदियों पर। तो ऐसे थे ये लोग। 1570 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा अभियान चलाए। 1579 से लेकर 80 तक मिर्जा हाकिम के पक्ष में विद्रोह को जटिल कर दिया। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम अभियान चलाए गए। सफ़ाविदों को हरा कर, देखो ईरान तक पहुँच गया, सफ़ाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा कर गया। कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई। बराबर खाना देश अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई, या सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर बन गया। लेकिन अब क्या हुआ कि चूँकि अकबर जब बूढ़ा हो गया तो फिर इनका बेटा सलीम के वजह से जो है थोड़ी सत्ता पर लड़खड़ाहट आई। चूँकि अकबर को जो है बंदी बनाकर भी सलीम रखा लास्ट में, जब अकबर काफ़ी बूढ़ा हो गया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वही सलीम आगे चल करके जहांगीर कहलाया। तो फिर जहांगीर का शासन आ गया 1605 से लेकर के 1627 तक। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों, अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, विद्रोह किया। मतलब अब जाहिर सी बात है, जो बाप के साथ करोगे उसका बेटा भी उसके बाद उसी के साथ वैसा ही करेगा ना। तो अकबर के साथ जहांगीर ने जैसा किया था सलीम ने, तो वैसा ही जहांगीर के बेटा शाहजहां ने भी उनके साथ वैसा ही किया। और फिर क्या हुआ, जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया जो असफल रहे। फिर शाहजहां का शासन आया 1627 से लेकर के 1658 तक दक्कन में, मतलब दक्षिण में शाहजहां का अभियान जारी रहा। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया, वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई। ओरछा पर कब्जा कर लिया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के उपजकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल हुआ। परिणाम स्वरूप कंधार सफ़ाविद के हाथों में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज में मिला लिया गया। बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्र के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा हो गया। फिर देख सकते हो, कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब जब भी राजा अपने अंतिम चरण पर पहुँच रहा है, उत्तराधिकार के लिए झगड़ा शुरू। इससे औरंगजेब की विजय हुई। फिर औरंगजेब की विजय हुई, चूँकि काफ़ी सारे भाई थे औरंगजेब के। तो फिर क्या हुआ, औरंगजेब ने सारे भाइयों को मरवा करके फिर अपने को शाहजहां अपने को बादशाह डिक्लेयर कर दिया। तो फिर क्या हुआ, दारा सिकों को, उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष ज़िंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। अब शाहजहां को, मतलब जो जिसके साथ जैसा कर रहा है उसके साथ भी वैसा ही हो रहा है। अब शाहजहां को भी औरंगजेब ने काफ़ी लंबे टाइम तक कैद में रखा। औरंगजेब फिर 1658 से लेकर के 1707 तक हुकूमत किया। 1663 में उत्तर पूर्वी अहोमों की पराजय हुई, ठीक है। उन्हें 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई और सिखों के विरुद्ध अभियान को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ को राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति। उत्तराधिकार के मामले में मुगल का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया। शिवाजी के आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भागने के लिए उन्होंने अपने स्वतंत्र शासक घोषित करने का पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाया। गुरिल्लावार लड़ता रहा शिवाजी। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। अब देखिए, अब राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें मराठों और दक्कन के सल्तनत का सहयोग मिला और अंततः वह सफ़ाविद ईरान भाग गया। मतलब औरंगजेब का बेटा भी फिर विद्रोह करने लगा और फिर अंत में ये भी भाग गया, कहाँ, ईरान।
अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा के मुगलों को अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों और छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत सिखों, जाटों और सतनामियों के उत्तर पूर्वी अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह को सामना करना पड़ा। तो उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के विरुद्ध युद्ध शुरू हो गया। मतलब औरंगजेब की नीतियाँ ऐसी थी कि जिसके वजह से जो है इनके खिलाफ विद्रोह कुछ ज़्यादा हो रहा था। और चूँकि अकबर का शासनकाल ऐसा था कि अकबर ने काफ़ी विद्रोहों को सभी को मिला करके चला और उनकी व्यवस्था कुछ ऐसी थी। लेकिन औरंगजेब का कुछ ऐसा रहा जिसकी वजह से विद्रोह काफ़ी हुए और इनको पूरी ज़िंदगी कह लें कि इनको उसी विद्रोह को दबाने और कुचलने में भी काफ़ी टाइम लग गया। और ख़ासतौर से शिवाजी के विद्रोह को कुचलने में तो अकबर की हालत ख़राब हो गई थी, नहीं औरंगजेब की हालत ख़राब हो गई थी, जिससे मुगल साम्राज्य को काफ़ी बहुत बड़ा धक्का लगा था। मुगल ज्योतिषकार के नियम के विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज का अधिकार होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में शाहजाद मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों होता था। विद्रोह हर बार हो जाती थी और कई सारे लोग मारे जाते थे और जो है शासन कोई करता था। अकबर का शासन 1605 रहा। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ की। अकबर ने राजपूतों के साथ संबंध बनाने के लिए मुगलों ने राजपूतों की औरतों से शादी किया। जहांगीर की मां कच्छवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौर राजकुमारी थी। मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो इसी तरीके से अकबर ने रिश्तों को अच्छा बनाने की कोशिश की। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध तालिका 1 को फिर देखें, आप पाएंगे मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य शासकों ने स्वेच्छा से उसकी शक्ति स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो राजपूत के साथ रिश्ते अच्छे हो गए। अनेकों मुगल घराने अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद पर अनेक राजपूतों ने अपनी पुत्री का विवाह मुगलों में करके अपने आप को एक अच्छा ऊँचा स्थान प्राप्त किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया। उन्हें जागीरे वतन और जागीरे के रूप में वापस कर दी। पराजित करने पर अपमानित नहीं किया। सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। चूँकि अकबर ने ऐसा कर पाया, लेकिन बाद में औरंगजेब ऐसा नहीं कर पाया। मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार क्या होता है? जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगल ने तरह तरह के सामाजिक समूह को सदस्यों को प्रशासन में भी नियुक्त करना आरंभ किया। अब चूँकि राज्य बड़ा हो रहा था, प्रशासन के लिए व्यक्ति को नियुक्त करना शुरू किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुरानी थे, लेकिन इससे छोटे समूह के शासक उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों अन्य समूहों को भी प्रशासन में शामिल कर लिया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। अब जो भी नौकरशाह, मतलब अभी क्या है, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो आप IAS कहलाते हो, DM बन जाओगे, है कि नहीं? आगे भी आपकी जो है कह लें कि इंक्रीमेंट हो सकती है। तो इसी तरीके से मुगल के नौकरशाह जो होते थे उनको मनसबदार कहते थे। मनसबदार याद रख लो, जो तुम तैयारी कर रहे हो ना, मनसबदार वही ओहदा था मुगल के दौर में। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कई मनसब यानी कि सरकारी हैसियत मिलता था, सरकारी पद था। यह मुगलों द्वारा चलाए गए श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारित जात की संख्या पर निर्भर था और जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ज़्यादा होता था। जात की श्रेणियाँ क्या थी? 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों में ऊँचा था। अकबर के शासन काल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात के पदवी के थे, मतलब पद था, उसके हिसाब से उनको वेतन मिलता था, उनके हिसाब से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। औरंगजेब के शासनकाल एक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि राज का खर्चा बढ़ गया। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों के निरीक्षण के लिए जाते थे। वे अपने सैनिकों को घोड़े को दगवाते थे और सैनिकों को पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद उन्हें ही सैनिक का वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। मतलब मनसबदार जो होता था, इनके अंदर जितने भी सिपाहियाँ, घोड़े, जो भी खर्च था, इनको अपना खर्च जो इनको भूमि दिया जाता था उससे राजस्व प्रदान प्राप्त करके अपने को व्यवस्था को चलाता था, जिन्हें जागीर कहते थे, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। मतलब जागीर एकता के समान थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपने जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकरों और उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों के सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इस राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते स्थिति बदल गई। मतलब मनसबदार को जो राजस्व दिया जाता था, जो ज़मीन दी जाती थी, जागीर जो दिया जाता था, यह ध्यान रखा जाता था कि इतना ही जागीर दिया जाए जितना कि इसका खर्च है, उससे ज़्यादा ना हो कि ये हद से आगे निकल जाए।
अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इसके कारण किसानों को अत्यधिक देखो, मनसबदार जो था ये, अगर इनको मनसब कम दोगे मतलब जागीर कम मिलने लगा, तो फिर ये लोग क्या करने लगे, इनकी खर्च ज़्यादा हो गई और फिर पैसे कम होने लगे। तो इन लोगों ने अपने पैसे को पूरा करने के लिए फिर किसानों को टॉर्चर करने लगा। और जब हमने पढ़ा था एक सिस्टम कि जब प्रजा खुश नहीं रहती तो फिर राजा का विनाश तय है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ मुगल सम्राट में भी हुआ। तो जब जनता मतलब आम किसान दुखी होने लगे तो फिर साम्राज्य में दरारें आने लगी। शाहजहाँ के राजकाल एक लघु चित्र ब्यौरे जहाँ जहांगीर के समय भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, पर एक अधिकारी करीब किसानों को सजा देते हुए। चित्र में देखो आप, जब्त और जमींदार। मुगलों को आमदनी का प्रमुख साधन किसानों के उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। तो ग्रामीण जो किसान जो होता था वो राजस्व कैसे देता था, टैक्स कैसे देता था, तो उस गाँव के जो मुखिया होते थे या सरदार होता था उसको देता था। फिर ये मुखिया मनसबदार को देता था। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करता था। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल तक 1570 से लेकर के 1580 की कालावधि तक कृषि के पैदावार, कीमतों की और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया। प्रत्येक सूबे के राजस्व के मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के राजस्व की दर सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने के लिए इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। मतलब अब यहाँ पर समझिएगा, टोडरमल का दिमाग बड़ा मास्टरमाइंड दिमाग था। इन्होंने ज़मीन को हिसाब से बांट दिया और कितनी खेती किस ज़मीन पर होती है, किस चीज़ में कितना कर होना चाहिए, इसको बांटा और उसके हिसाब से उस पर जो है कर लगाया। और फिर जो कर लगाया जाता था उस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। मतलब ये देख करके कि कितना औचित्य है, ठीक है, जब्त उसी को कहते थे। सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रखते थे और ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्र जैसे कि जमींदारी इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों को द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर सकते थे और कभी कभी एक ही जाति के जमींदार किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह के मुगल साम्राज्य के स्थापित को चुनौती थी। अकबरनामा और इनके आईने अकबरी, यह किताब है जिन्होंने अकबर ने जो लिखवाया था, आईने अकबरी। तो पूछा जा सकता है पीटी में अकबरनामा क्या है, ठीक है, आईने अकबरी क्या है। तो अकबर ने अपने करीबी मित्र दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने इतिहास 3 जल्दों में लिखा और शीर्षक है अकबरनामा। पहले जल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी जल्द में शासनकाल की घटनाओं का विवरण है, तीसरी जल्द में अकबरी है यानी कि अकबर के बारे में। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं, संस्कृतियों का भी वर्णन है। आईने अकबरी को सबका रोचक आयाम, विविध प्रकारों की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरों और राजस्व की संख्या का विवरण है। चित्र 7 देखिए, अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर है। अकबर की नीतियाँ नज़दीक से एक नज़र में। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर के निर्धारण किए गए थे, उसका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी से मिलता है। तो देखिए कैसी नीति थी प्रशासन की अकबर की, इससे हमको आईने अकबरी से पता चलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, मतलब स्टेट में बटा हुआ था, जिसे सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों को निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी, सदर, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेना नायक, कोतवाल, नगर का पुलिस अधिकारी होता था। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुज सिन्हा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें से एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह व्यवस्था रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा गया। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया है आदेश फरमान है। चौकोर मुहर बताती है कि उद्दात महान महारानी नूरजहां पातशाह पैगाम का आदेश। गोल मुहर के अनुसार शाहजहां जहांगीर की पत्नी महारानी चंद्रमा जैसी व्यवसायी बन गई है। इस कामना करते हुए नूरजहां पातशाह यूसुफ की सर्वोत्तम महिला बनी। तो चित्र 8 देखिए, नूरजहां का फरमान। मतदाता ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की गई कि इसके बिना कोई प्रश्न उठाए स्वीकार कर लिया जाएगा। अकबर की विभाजित बड़ी सेनाओं का संचालन करने और बड़ी मात्रा में राजस्व का खर्च कर सकते थे जब तक कि वफादार रहे। साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं शताब्दी के अंत तक अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई। लास्ट में 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों, जरसूद धर्मों के अनुयायियों को 7 धर्म के मामलों पर चर्चा करना शुरू कर दिया। चूँकि 1570 में अकबर थोड़ा धार्मिक हो गया था
सारे धर्म के लोगों को बुला करके बिठा करके समझना चाहता था, जिसके के लिए उन्हें फतेहपुर सीकरी बनाया, तो जिसको ये लोग इबादत खाना कहते थे। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के साथ धर्मीय रीति रिवाज में बातचीत करना काफ़ी अच्छा लगता था और धार्मिक रीति रिवाज मतदाता दर पर बोल देते थे। वे अक्सर कट्टर होते थे और उनकी शिक्षा प्रजा के विभाजन और असमंजस पैदा करती थी। यह अनुभव अकबर को सुलह या एकुल संथर्व शांति का विचार की ओर ले गया। सहिष्णुता की धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के अंतर में नहीं करती थी, अपितु इसके केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई नहीं और जानते पर। मतलब अकबर समझना चाहता था कि सारे धर्मों का क्या पाठ है, सारे धर्मों का क्या मकसद है, और ये धर्मों की चर्चा करने के लिए हर धर्म के उलमाओं को, विद्वानों को बुलाकर फतेहपुर सीकरी में अकबर बहस किया करता था, विचार विमर्श करता था और उस पर नतीजा खुद से तय करता था। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने पर अकबर की मदद की। शासन के दृष्टि सिद्धांत को जहांगीर शाहजहां ने भी अपनाया। चित्र 9 देखिए, इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते हुए। इस चित्र में क्या आप जेसुइट पादरियों को पहचान सकते हैं। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के जैसे फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न कराया। इन उद्देश्यों हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। महाभारत, रामायण, लीलावती, योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद कार्यों के लिए चुना गया। देखो, ये सवाल पीटी में पूछा जा सकता है। रजमनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, महाभारत की घटनाओं को विस्तृत चित्रांकन करता है। सुलह कुल, अकबर के सुलह कुल की नीति का आपने उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत अंचल के सभी और धर्मों के अनुयायियों को एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिनकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता मतलब क्या हुआ? असहिष्णुता का मतलब सभी धर्मों को एक साथ मेल भाईचारे के साथ आगे लेके जाना। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे, ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उनके सुसंगत तरीके से सर्वाधिक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया, मतलब एक दूसरे के प्रति मोहब्बत कायम करने का काम किया। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा किसी कहानियों में वर्णित होता रहा है। परंतु यहाँ यात्री इस प्रचुरता के साथ मिलने वाले दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। मतलब जहाँ एक तरफ अमीरी था, एक दूसरी तरफ गरीबी भी था। ठीक है, दस्तावेजों में पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद का प्राप्त था कुल 80,000 से लेकर के 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5 से 6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% सेवन उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मतलब एक बहुत बड़ी GDP 61% मनसबदारों के हाथ में ही घूमता था, जिसकी वजह से आम नागरिक काफ़ी तकलीफ में रहते थे। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी राय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इन खर्चों से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, जो कि वस्तु और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसानों, शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। उत्पादन की शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने के बजाय की सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथ में बहुत धन और संसाधन था, जिनके कारण 17वीं शताब्दी के अंत में वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। और जैसे जैसे मुगल सम्राट पतन की तरफ बढ़ा, यही कुलीन वर्ग जो है आगे और बढ़ता चला गया। स्वयं सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बन गए। अन्य में से कुछ ने नए वंश स्थापित किए, जैसे कि हैदराबाद, अवध, ये सब कुलीन वर्ग ही था, जो कि सामंत ही थे एक समय में, जो आगे चल के अपना भी राज्य बना लिया, प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि दिल्ली के मुगल सम्राट के स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी के साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना ली। इसके बारे में हम अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, ये लोग मनसबदारी थे, चाहे हैदराबाद का निजाम हो, चाहे अवध का नवाब हो, चाहे बंगाल का नवाब हो। तो ये सब पहले क्या मुगल के दौर में एक मनसबदारी था, ठीक है, सूबेदारी था। इतनी सत्ता जमा कर ली, इतने दौलत जमा कर लिए कि खुद का राज्य बना लिया जब मुगल कमजोर हो गया। हालांकि ये कभी ऐलान नहीं किया कि हम मुगल से अलग है, लेकिन मुगल के से अलग ही स्वतंत्र होकर ही इन्होंने हमेशा कार्य किया। तो राजा और रानियाँ, 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियाँ थे। इसमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520 से 1556, उसके राज में ऑटोमन राज का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज के साथ मिला लिया, ऑस्ट्रिया को घेर लिया, उसकी फ़ौजों को बगदाद और इराक में भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन का सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इन नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन और उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य था बढ़ते हुए समाज के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों के मध्य मानवीकरण तो हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी कर से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्र में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ, तब सुलेमान कानूनी काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया। तो अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता ले। देखिए, अब पीटी में पूछ सकता है कि अकबर के समकालीन कौन कौन से बादशाह या फिर राजा थे उस दुनिया में, उस वक्त के दुनिया में। तो देखिए, ऑटोमन के बारे में आप याद रखिएगा 520 566, ठीक है।
ये इनकी काफ़ी चलती थी। अकबर के अन्य शासन समकालीन, तो इसके बारे में बताइए। 1558 से 1603 ईरान का सफावी शासक शाह अब्बास 1588 से 1629, और इसी तरीके से इंग्लैंड का एलिजाबेथ 1558 से 1603, और ईरान का सफाविद 1558 लेकिन 1629, और ईरान का उसी तरीके से जार इवान चतुर्थ बेल्सियोविच 1530 से 1584 इवान टेरिबल का नाम से कुख्यात थे। कल्पना कीजिए, आपके लिए सवाल है कि बाबर अकबर शासक बनने के समय आपकी उम्र के थे। कल्पना करें आपको पैतृक संपत्ति के रूप में एक राज्य प्राप्त होता है, तो आप कैसे उसको चलाएंगे। ठीक है, 20 शब्द मुगल, मनसब, जागीरदार, जात, सवार, सलाह कुल, ज्येष्ठ अधिकार, सायदाद, जब्त, जमींदार, फिर से याद। तो इतने सारे वर्ड है, हमने आपको सारे वर्ड समझाए, बताए। ठीक है, इसी के साथ ही चैप्टर समाप्त हुआ। तो हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट चैप्टर का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।